तो हेलो एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये जीके जीएस का नंबर 3 क्लास है। इसके पहले भी मैं 2 जीके जीएस का सेशन करवा चुका हूँ, तो वो सारे क्लास आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैथ रीजनिंग का भी क्लास मैं करवा चुका हूँ। सारे के सारे पीवाई क्यूज़ के ऊपर मैंने डिस्कस किया। सभी का प्लेलिस्ट बना चुका है और आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लास चेक कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी वन डे एग्ज़ाम की, जैसे कि आरआरबी हो गया, एसएससी हो गया, किसी भी पुलिस की एग्ज़ाम, आर्मी के एग्ज़ाम या फिर कोई और भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम, तो ये क्लास आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और मैं बता देता हूँ शुरू करने से पहले कि आप सभी को अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए या फिर आपको कोई और भी जानकारी की ज़रूरत हो, तो आप सब मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। इसी चैनल के नाम पर टेलीग्राम चैनल है। मैं आप सभी को ये टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो आप सब टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन से चेक करके ज्वाइन हो सकते हैं। उधर मैं बहुत सारे एमसीक्यूज़ का भी और क्विज का भी अपडेट देता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which article of the Indian Constitution provides for the amendment procedure? ये नीचे दिए गए जो भी ऑप्शंस है, इनमें से एक ऐसा आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी संशोधन करना है तो वो इस आर्टिकल के अनुसार करना पड़ता है। तो ये आर्टिकल कौन सा है? तो ये है आर्टिकल नंबर 368। ठीक है, 368। और बाकी जो आर्टिकल है, आर्टिकल 356, 370 एंड 351, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए, आर्टिकल 356 जो है, ये बोलता है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी या फिर आप इसको प्रेसिडेंट रूल भी कह सकते हो। अगर किसी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर हो जाता है तो ये प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है या फिर स्टेट इमरजेंसी लगाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी दो और इमरजेंसी आर्टिकल है, ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, जो कि है, एक है आर्टिकल 352 और नीचे लिख देता हूँ 2 नंबर है 356। आर्टिकल 352 जो है ये नेशनल इमरजेंसी का बात करता है, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, और जो आर्टिकल 356 तो मैंने बोल ही दिया, तो आर्टिकल 370, आर्टिकल 360 होगा। ठीक है, आर्टिकल 360 ये बोलता है फाइनेंशियल इमरजेंसी का बात। ठीक है, ये आप सबको याद रहेगा। अगर पूछे कि ये जो इमरजेंसी आर्टिकल्स है ये कौन से पार्ट के अंतर्गत आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप क्या कहेंगे, कौन सा पार्ट होगा? तो ये आएगा
पार्ट 18 के अंदर, ठीक है, पार्ट 18, ठीक है, याद रहेगा आप सभी को। इसके बाद आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल है ये, आर्टिकल 370। इस आर्टिकल को रिमूव कर दिया गया, पर क्यों किया गया पता है क्या? देखिए, आर्टिकल 70 में क्या हुआ था कि जो जम्मू एंड कश्मीर था, ये अपना डिसीजन खुद ले सकता था इस आर्टिकल 70 के तहत, ठीक है। इनको एक स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस आर्टिकल 370 दिया करता था जम्मू एंड कश्मीर को। तो ये क्या करता था, अपना जो डिसीजंस था, जम्मू एंड कश्मीर का जो गवर्नमेंट था, ये अपना जो डिसीजंस था ये खुद लेता था और अपना कानून के हिसाब से चलता था, जिसके कारण क्या हुआ था कि कई सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट को फेस करना पड़ रहा था। जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट को फेस करना पड़ रहा था, सिक्योरिटी इश्यूज का भी मामला चल रहा था कई सारे। तो ये सभी परेशानियों को देखते हुए 2019 का अगस्त के महीने में लीगल इक्वालिटी लाने के लिए और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट करने के लिए आर्टिकल 370 को हटाया गया था, ठीक है। और फिर जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। ओके, याद रहेगा आप सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हिच अमेंडमेंट the words socialist, secular and integrity were included in the preamble of the Indian Constitution? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन से अमेंडमेंट के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसके अंदर सोशलिस्ट, सिक्युलर और इंटीग्रिटी ये 3 शब्द ऐड किया गया है। तो इसका आंसर होगा 42nd अमेंडमेंट। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो 42nd अमेंडमेंट ये कब हुआ था? ये 1976 में हुआ था और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है पता है क्या आपको? इसको इसीलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है कि सिर्फ ये 3 शब्द ऐड नहीं हुआ था इस कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए। इस कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड किया गया था। और क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, संसद, इन दोनों को और भी मजबूत, शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस किया गया था 42nd अमेंडमेंट के जरिए, ठीक है। इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और 86th अमेंडमेंट के जरिए क्या हुआ था, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है ये लाया गया था। राइट टू एजुकेशन एक्ट, कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है। ये 2002 में, दिसंबर 2002 में लाया गया था, इनेक्टेड हुआ था, ठीक है। और इसका जो आर्टिकल है, फिर इसका आर्टिकल भी डिसाइड हुआ था, वो है आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A, ठीक है। ये एक फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद 52nd अमेंडमेंट।
52nd अमेंडमेंट कहता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ। और 74th अमेंडमेंट जो है ये म्यूनिसिपैलिटी राज सिस्टम, इसके बारे में कहता है। म्यूनिसिपैलिटी राज सिस्टम, ठीक है, याद रहेगा आप सबको। ये चारों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप सबको याद रखना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। By which article of the Indian Constitution is the power to issue ordinances conferred on the Governor General? मतलब नीचे दिए गए कौन से आर्टिकल के जरिए गवर्नर जनरल जो है, किसी भी स्टेट का जो गवर्नर है, वो ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी कर सकता है। तो गवर्नर जो अध्यादेश जारी करता है वो है 213 के अनुसार, और आर्टिकल 123 के अनुसार जो हमारे देश का प्रेसिडेंट है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस, ओके। और आर्टिकल 124 जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहता है। सुप्रीम कोर्ट में अब क्या चीज़ है बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या चीज़ के बारे में कहता है, जैसे कि जजेस का जो रिमूवल है, ठीक है, और जजेस का जो अपॉइंटमेंट है, उनका जो क्वालिफिकेशंस है, ये सब के बारे में बोलता है। और इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन, कि सुप्रीम कोर्ट कैसे बना हुआ है, इनका कंपोजिशंस वगैरह क्या क्या है, ये सभी चीज़ों के बारे में कहता है आर्टिकल 124, ठीक है। और फिर आर्टिकल 214 ये कहता है कि हमारे भारत में हर एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए। तो ये सिंपली हाई कोर्ट के बारे में कहता है, ठीक है। ईच स्टेट में, हर एक राज्य में हाई कोर्ट होना चाहिए हर एक राज्य के लिए, ठीक है, याद रहेगा आप सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which metal is liquid at room temperature? तो रूम टेम्परेचर में लिक्विड मेटल जो है वो है मरकरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मरकरी का जो संकेत है वो क्या है, वो है Hg, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर है 80, ओके। और एल्यूमिनियम, इसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो संकेत है ये है Al, और इसका एटॉमिक जो नंबर है, एटॉमिक जो नंबर है ये है 13। कॉपर, कॉपर का जो संकेत है वो है, मतलब सिंबल Cu, और इसका जो एटॉमिक नंबर है कॉपर का वो है 29। और आयरन जो है, आयरन का सिंबल है Fe, ठीक है। और इसका जो एटॉमिक नंबर है ये है 26, ओके, याद रहेगा सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? शक्ति का एसआई इकाई क्या है? तो पावर का जो एसआई यूनिट है वो है वाट। और जूल जो है, जूल है वर्क का, वर्क, या फिर आप एनर्जी भी कह सकते हो, ठीक है। और न्यूटन जो है ये फोर्स, फोर्स का एसआई इकाई है न्यूटन। और पास्कल जो है ये है प्रेशर का, प्रेशर का एसआई इकाई है पास्कल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय ए वायरस। मतलब नीचे दिए गए जो भी बीमारी है इनमें से कौन सा वायरस के जरिए होता है? तो वायरस के जरिए होता है सिर्फ कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड, ठीक है। ये होता है राइनो वायरस के जरिए, राइनो वायरस, ठीक है। 100 प्रकार के राइनो वायरस के जरिए ये कॉमन कोल्ड होता है। तो इसके बाद जो है ट्यूबरक्यूलोसिस, ये एक बैक्टीरिया के वजह से होने वाला डिजीज है। तो इसका जो बैक्टीरिया का साइंटिफिक नेम है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ओके, मलेरिया जो है ये एक प्रोटोजोआ बेस्ड डिजीज है, ठीक है, प्रोटोजोआ के वजह से होता है। तो इसका जो प्रोटोजोआ का नेम है वो क्या है, कौन सा प्रोटोजोआ? ये है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ओके, ये मच्छरों के काटने के वजह से होता है, और वो भी फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो, ठीक है, ये आप सबको याद रखना चाहिए। और इसके बाद जो है टाइफॉइड, ये भी बैक्टीरिया के वजह से होने वाला डिजीज है। तो इसका जो बैक्टीरिया है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? वो है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। अब सब नोट कर लीजिएगा, जिनको जो भी पता नहीं है नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और रिवाइज करते रहना, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? इनमें से कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का विशेषता नहीं है? देखो, ग्रेनरीज जो है, ग्रेनरीज तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का विशेषता है। बड़े बड़े ग्रेनरीज जो थे वो मोहनजोदारो में था, हड़प्पा में भी था, ठीक है, जहाँ पर ये आईबीसी का जो लोग थे वो उधर स्टोर करके रखते थे ग्रेनरीज में बहुत सारे चीज़ें, अपना जो फसल वगैरह भी वो लोग उगाते थे वो भी स्टोर करके रखते थे। ऑयल प्लांट स्ट्रीट, ऑयल प्लांट स्ट्रीट भी विशेषता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और वो भी इनका जो ऑयल प्लांट स्ट्रीट थे ये ग्रिड पैटर्न्स में बना हुआ था। ओके, ये भी आप सबको याद रखना है। इसके बाद जो है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, देखो इन इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्क्रिप्ट तो था, पर जो स्क्रिप्ट है वो डिस्कवर नहीं किया गया, ठीक है, वो समझ नहीं पाया, जो भी साइंटिस्ट वगैरह थे वो लोग समझ नहीं पाए कि स्क्रिप्ट कौन सा है, कौन से टाइप का स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो इसीलिए स्क्रिप्ट जो है वो अनडिसिफर्ड है, पर स्क्रिप्ट मिला था, इनका नाम पड़ा कि पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। ओके, और आयरन टूल्स जो है, आयरन टूल्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिला था इंडस वैली साइड से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आयरन टूल्स। तो इसीलिए ये समझा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो लोग थे उनको
आयरन्स के बारे में, लोहे के बारे में पता नहीं था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द सिटी ऑफ लोथल, एन इम्पोर्टेंट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इज नोन फॉर। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक साइट था जिसका नाम है लोथल। तो ये किस लिए जाना जाता था? तो ये फेमस था डॉकयार्ड के लिए। ये जो ये जो लोथल है, ये है प्रेजेंट डे में गुजरात में। ठीक है, लोथल जो थे ये एक बंदरगाह थे, और यहाँ से मेसोपोटामियंस के साथ आईवीसी के जो लोग थे, जो ट्रेड बिजनेस करते थे उस टाइम पे, वो लोग मेसोपोटामियंस के साथ बिजनेस वगैरह करता था। ये लोथल जो गुजरात में डॉकयार्ड है, यही से। ये जो ये रिजर्वायर है ऑप्शन डी में, ये है धोलावीरा में। ये है धोलावीरा में, और ये धोलावीरा भी गुजरात में है। और ये धोलावीरा किस लिए फेमस था? रिजर्वायर के लिए। ठीक है, जो भी पानी वगैरह अगर इन लोगों को इकट्ठा करके किसी जगह पे रखना होता था, तो वो ये रिजर्वायर में रखता था। ठीक है, कई सारे कामों के लिए रिजर्वायर से पानी ये लोग यूज़ में अपने काम में लेते थे। ठीक है, तो रिजर्वायर उधर धोलावीरा में बहुत बड़ा बड़ा बना हुआ था, पानी इकट्ठा करके रखता था ये लोग। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन। हमारे भारत का जो संविधान है, ये कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे एक और बात है, देखिए, जो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड। ओके, ये 26 नवंबर 1949 को हुआ था, पर जो फोर्स मतलब लागू जब किया गया था पूरे देशवासी के लिए, जब लागू किया गया था, तो ये है 26 जनवरी 1949 को। इसीलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, गणतांत्रिक दिवस मनाते हैं। ओके, याद रहेगा सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अंडर। ये क्वेश्चन आर्टिकल 368। देखिए, इसका तो मैंने आंसर पहले भी करवाया इसी क्लास में। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड होता है, ये आर्टिकल 368 के तहत होता है। ठीक है, और इसका जो प्रोसीड्योर है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो प्रोसीड्योर है, ये कहाँ पर होता है? ये होता है पार्लियामेंट में। ठीक है, इसके अलावा मैंने पहले क्वेश्चन में ही बता दिया था कि आर्टिकल 352, 356 एंड 360 का क्या काम है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, किसी भी इमरजेंसी को हमारे देश में प्रेसिडेंट जो है वो लागू कर सकता है। तो अब नेशनल इमरजेंसी किस टाइम पे लगता है? जैसे कि मान लीजिए कि हमारे भारत के साथ पाकिस्तान का जब युद्ध चलेगा, तो वॉरफेयर। ठीक है, वॉरफेयर के टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। ओके, देश का जब भी कभी सीरियस कंडीशन चला जाएगा, देश कभी भी सीरियस सिचुएशन में जब आ जाएगा, तो तब नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट लागू कर सकता है, अगर वो ज़रूरत उनका लगे तो। इसके बाद आर्टिकल 356, ये होता है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी, या फिर इसका बोल सकते हो कि प्रेसिडेंट रूल। मैंने बताया था कि जब भी हमारे देश में किसी भी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर ठीक से मेंटेन नहीं होगा, किसी भी वजह से असंतोष
जब लगे रहेगा, पब्लिक को जब परेशानियां भुगतना पड़ेगा, तो तब स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। इसके बाद आर्टिकल 360, ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, ओके। हमारे देश में कभी भी अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा, ठीक है, पर आप सबको याद होना चाहिए ये तीनों इमरजेंसी के बारे में, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हिच आर्टिकल एबोलिशेस अनटचेबिलिटी। नीचे दिए गए ये जो 4 आर्टिकल है, इसमें से कौन सा आर्टिकल अछूत, अस्पृश्यता या फिर छुआ अछूत को, ये जो भेदभाव है इसको हटाता है? तो ये है आर्टिकल 17, ऑप्शन बी। आर्टिकल 18 जो है, ये है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अब इसका मतलब क्या है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स? जैसे कि आप देखेंगे शायद आप लोग कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने नाम के पहले कुछ भी लगा देता है, ठीक है, पर ये तो गलत है ना। सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन है, जो लोग आर्मी ऑफिशियल्स होते हैं या फिर पुलिस का ऑफिशियल्स किसी भी पद में रहते हैं, जैसे कि कोई पुलिस में एसआई हो गया, सब इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर या फिर डीजीपी, डीएसपी, ठीक है, जो भी उनका रैंक है, तो वो अपने नाम के पहले ये उनका रैंक या फिर ये उनका पद, टाइटल लगा सकता है, ये लीगल है। या फिर आप किसी भी आर्मी ऑफिशियल्स को ले लो कि वो लेफ्टिनेंट है या फिर मेजर है, तो वो लगा सकता है वो वाला स्पेशल टाइटल अपने नाम के पहले। पर कोई भी अगर रैंडम आके किसी भी नाम लगा देगा तो ये गलत है, ठीक है। ये बात करता है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18। इसके बाद आर्टिकल 15, सॉरी, आर्टिकल 15 जो है, ये प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ओके, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका मतलब क्या है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का मतलब? इसका मतलब है, मान लो कि तुमको कोई किसी ने छेड़ दिया है, आपका जाति, आपका कास्ट, आपका जेंडर, आपका चमड़े का, स्किन का जो कलर है, ये सब लेकर आपको कुछ गलत बोला है या फिर आपको किसी भी तरीके से छेड़ दिया है, तो ये इसको रोकता है, इसको बंद करता है आर्टिकल 15। ये सारे जो मैंने बताए, इस चीज़ को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। मतलब एक तरीके से आपको नीचा दिखाना, या फिर कोई अगर बेइज्जत करे आपको, ठीक है, तो ये सब रोकता है आर्टिकल 15, याद रहेगा। इसके बाद आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 जो है, ये है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इसको रोकता है। तो प्रोहिबिशन या फिर एबोलिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है कि जो इलीगली, ये सब इलीगली काम है, इलीगल काम है। किसी आदमी या किसी औरत को लेकर कहीं जगह पे कोई लोग बेच रहा है एक कीमत पर, ठीक है, तो ये है इलीगल काम, इसको बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। या फिर गलत लोग ज़बरदस्ती किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो या फिर औरत हो, उनको उठाकर कहीं पे भी लगवा देता है और कोई भी गलत काम करवाता है ज़बरदस्ती, तो ये होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसको रोकता है आर्टिकल 23।
ठीक है, याद रहेगा सबको। और ये जितने भी सारे आर्टिकल है ये सब इम्पोर्टेंट है। और ये सारे के सारे आर्टिकल कौन से पार्ट में आते हैं? ये सारे के सारे आर्टिकल आते हैं पार्ट 3 में। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, पार्ट 3 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में आते हैं। और पार्ट 3 में क्या है? ये सब फंडामेंटल राइट्स है। ओके, याद रहेगा सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ, हमारे भारत का जो संसद है वो कौन से चीज़ को लेकर बना हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। कई सारे बच्चे क्या कर देते हैं कि लोकसभा एंड राज्यसभा कर देता है, पर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पार्लियामेंट कभी भी लोकसभा और राज्यसभा का डिसीजन से नहीं चलता। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का भी ऑर्डर चलता है। ठीक है, प्रेसिडेंट शामिल है। तो यही 3 चीज़ लेकर पार्लियामेंट बना हुआ है हमारे देश में। इसके अलावा मैं कुछ और पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, जैसे कि लोकसभा, लोकसभा जो है इसको लोअर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। हाउस ऑफ द पीपल। ओके, इसके बाद आएगा राज्यसभा। अब राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अपर हाउस। इसके अलावा राज्यसभा का एक दूसरा नाम भी है, वो क्या है? वो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ओके, राज्यसभा का जो आर्टिकल है, राज्यसभा के बारे में कौन सा आर्टिकल में जो डिटेल्स है वो दिया गया है? तो वो है राज्यसभा का आर्टिकल, अगर एग्जाम में पूछे तो वो है आर्टिकल 80। आर्टिकल 80। ओके, और लोकसभा का आर्टिकल क्या है? लोकसभा का आर्टिकल है आर्टिकल 79 एंड आर्टिकल 81। ठीक है, ये 2 आर्टिकल है। आर्टिकल 79 एंड 81। ठीक है, याद रहेगा। अब आप में से जिसको भी ये सारे डिटेल्स पता नहीं है वो सब नोट कर लो और रिवाइज करते रहना। ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू पेस्ट टेक्स्ट इन वर्ड्स? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि विंडोज़ में कौन सा जो की है वो की कॉम्बिनेशन है जो हम दबा के किसी भी टेक्स्ट को जो हमने कॉपी किया था पहले से वो पेस्ट करते हैं। तो ये होगा Ctrl+V, ऑप्शन बी। ठीक है, Ctrl+X जो है इससे हम कट करते हैं। कट मतलब आप समझ लो, ये कट जो है ये कोई भी टेक्स्ट ऐसे कंप्यूटर में लिखा हुआ है तो इसको हमको टोटल को कट करना है, तो वो हम एक ही बार में कैसे कर सकते हैं? पूरा सिलेक्ट करके फिर Ctrl+X दबा देंगे तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, अब Ctrl+C जो है इससे हम कॉपी करते हैं कि मान लो अगर कोई भी टेक्स्ट है
ठीक है, ये पूरा टेक्स्ट को मुझे कॉपी करना है, तो हम पूरा सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस सी दबा देंगे, तो ये टोटलटा कब कॉपी हो जाएगा ये टोटल, ठीक है। और फिर कंट्रोल प्लस ए, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट कि कोई भी टेक्स्ट या फिर कोई भी इमेज या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, तो वो हम कंट्रोल प्लस ए दबा के सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। फंक्शनल की से कंप्यूटर में क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्जाम में, तो ये सब याद रहे रखिएगा आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि ये नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर में दो तरह का डिवाइस होता है, एक होता है इनपुट डिवाइस और दूसरा जो होता है वो है आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये नॉट, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, जिस भी क्वेश्चन में ऐसे नॉट वगैरह आएगा तो आउटपुट डिवाइस नहीं है, मतलब एक इनपुट डिवाइस है, तो बाकी सारे आउटपुट डिवाइस रहेगा और एक इनपुट डिवाइस रहेगा। मॉनिटर, क्या मॉनिटर आउटपुट एक इनपुट डिवाइस है? नहीं, क्योंकि मॉनिटर का जो डिस्प्ले है उसमें जो भी चल रहा है वो तो हम बाहर से देख रहे हैं ना, तो ये एक आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, प्रिंटर से हम प्रिंट निकलवा रहे हैं, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस हो गया क्योंकि प्रिंट बाहर आ रहा है। ओके, इसके बाद है कीबोर्ड। क्या कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस एक इनपुट डिवाइस है? जी बिल्कुल, क्योंकि कीबोर्ड से जो भी हम नंबर या फिर अल्फ़ाबेट्स लेटर वगैरह दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, वो कंप्यूटर के स्क्रीन में जा रहा है ना, तो हम कीबोर्ड से इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को भेज रहे हैं, तो इनपुट दे रहे हैं कीबोर्ड से, ठीक ठीक है ना, इसीलिए कीबोर्ड जो है ये एक इनपुट डिवाइस है और यही इसका हो जाएगा राइट आंसर। स्पीकर है एक आउटपुट डिवाइस, क्योंकि जो भी म्यूजिक या फिर वॉइस वगैरह है वो हम अपने कानों से सुन रहे हैं, जो स्पीकर से आ रहा है, तो स्पीकर क्या कर रहा है, जो आवाज़ है वो बाहर निकल रहा है, जो हम हमारे कानों से सुन रहे हैं, तो ये हो गया एक आउटपुट डिवाइस। ओके, देखिए कुछ और इनपुट डिवाइसेस है, जैसे कि इनपुट डिवाइस में तो ये कीबोर्ड हो गया, उसके बाद इनपुट डिवाइस में माउस भी आता है। ये माउस से हम क्लिक कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को क्लिक करके करके जो भी, मतलब ज़्यादातर काम तो हम माउस से ही कर रहे हैं, तो माउस से क्या जा रहा है कि एक इनपुट जा रहा है कंप्यूटर में, ठीक है। इसके बाद माइक्रोफोन्स भी है। ठीक है, और आउटपुट डिवाइस जो भी है वो मैंने आप सबको बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू प्रेसाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब जो आईएनसी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस था, कौन पहला महिला था ये नीचे दिए गए ऑप्शन में से जो अध्यक्षता की थी आईएनसी का। तो पहला देखिए, ऑप्शन ए में है सरोजिनी नायडू, फिर विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा असफ अली और इंदिरा गांधी, तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। वैसे तो एनी बेसंत जी थे,
एनी बेसंत, ये थे आईएनसी का पहला वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है, एनी बेसंत, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। पर सरोजिनी नायडू जो थे ये थे इंडियन, ठीक है, इंडियन, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ठीक है। तो सरोजिनी नायडू थे फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, ओके, याद रहेगा। तो क्वेश्चन में ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट के बारे में पूछा था। और फिर अगर पूछे कि सरोजिनी नायडू कब वुमेन प्रेसिडेंट आईएनसी का बनी थी, तो सरोजिनी नायडू 1925 में, ठीक है, 1925 में आईएनसी का प्रेसिडेंट बनी थी। और कौन से सेशन में, वो है कानपुर सेशन, ठीक है, कानपुर सेशन। कानपुर सेशन में बनी थी। और एनी बेसंत कब बनी थी आईएनसी का प्रेसिडेंट? एनी बेसंत बनी थी 1917 में, 1917 में, ठीक है, आईएनसी का प्रेसिडेंट बनी थी। एनी बेसंत का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया यार, इसका सही कर लो आप लोग। अगर आप में से किसी को पता है तो बहुत ही अच्छी बात है यार, कभी कभी गलत हो जाता है। ANNIE, एनी बेसंत, ठीक है। इंदिरा गांधी जो है, ये जो ऑप्शन डी में है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी हमारे इंडिया का सबसे पहला वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द फेमस प्लेराइट कालिदासा वाज एसोसिएटेड विद द गुप्ता एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ व्हिच रूलर। मतलब कालिदास जो थे वो बहुत ही प्रसिद्ध एक नाटककार। तो वो कौन से जो गुप्ता रूलर थे, जो गुप्त साम्राज्य का शासक था उस टाइम पर, कालिदास के समय पर, वो कौन थे? ठीक है, तो वो थे द फेमस चंद्रगुप्ता टू। सेकेंड चंद्रगुप्त के टाइम पर कालिदास जी उनके कोर्ट पोएट हुआ करते थे, ठीक है। चंद्रगुप्त वन जो था ये तो सबसे पहला था। वैसे भी अगर गुप्ता एम्पायर की फादर का बात है कि गुप्ता एम्पायर किसने एस्टेब्लिश किया था, तो वो है श्रीगुप्त, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड द गुप्ता एम्पायर। इनिशियली इन्होंने शुरू किया था, ठीक है, गुप्ता एम्पायर को, पर इनको संपूर्ण किया, मतलब गुप्ता एम्पायर को पूरा संपूर्ण किया इनका पुत्र चंद्रगुप्त वन आकर, ठीक है। इसके बाद चंद्रगुप्त के बाद आया समुद्रगुप्त। इनको कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त के टाइम पर गुप्ता एम्पायर और भी प्रसिद्ध हो चुका था, बहुत तरक्की किया था। समुद्रगुप्त के बाद आता है चंद्रगुप्त टू। ये चंद्रगुप्त के टाइम पर गुप्ता एम्पायर और भी ज़्यादा तरक्की किया था। ये क्वेश्चन भी बनता है कि गुप्ता एम्पायर अपने
पीक पर, ठीक है, मतलब अपना जो तरक्की है उसका सबसे पीक पर, सबसे ऊंचाई पर किस रूलर के, किस शासक के टाइम पर गया था, तो वो है चंद्रगुप्त टू। ठीक है। और स्कंदगुप्त जो है, ये इन्होंने जो हुन्स हुन्स अटैक को रोक दिया था। ये प्रोहिबिटेड हुन्स अटैक, ठीक है, हुन्स अटैक प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड बाय हिम। ओके, ये ई है, ठीक है, ये आप सब थोड़ा समझ लेना। हुन्स अटैक को इन्होंने रोका था, स्कंदगुप्त, तो याद रहेगा सबको। और एक चीज चंद्रगुप्त टू के बारे में, कि चंद्रगुप्त टू का एक उन्होंने टाइटल लिया था, वो क्या है, वो है विक्रमादित्य। ठीक है, इनका एक टाइटल था, टाइटल, वो है विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 was fought between, तो द बैटल ऑफ हल्दी घाटी was fought between महाराणा प्रताप एंड अकबर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, महाराणा प्रताप एंड अकबर के बीच द बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था। और जो शेरशाह सूरी एंड हुमायूं है, इन दोनों के बीच में भी दो इम्पोर्टेंट फाइट हुआ था। एक तो है 1539 में, 1539 में हुआ था बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ चौसा। और दूसरा ठीक इसके एक साल बाद ही 1540 पर हुआ था एक और बैटल, वो है बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ कन्नौज। ओके, ये दोनों बैटल में ही, ये जो दोनों बैटल है, ये दोनों बैटल में ही जीता कौन था, जीता था क्वीन, जीता था शेरशाह सूरी। ठीक है, याद रहेगा सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द बैटल ऑफ बक्सर 1764 was fought between, तो बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, वो किस किस के बीच लड़ा गया था, तो वो है ब्रिटिश एंड ए कोalition ऑफ इंडियन रूलर्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ब्रिटिश एंड जो ये कोalition बोला है ना, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हमारे इंडिया का 3 रूलर्स, 3 इंडियन रूलर्स। और वो कौन कौन है, वो है पहला मीर कासिम, जो दूसरा है वो है शुजा-उद-दौला, दूसरा है शुजा-उद-दौला। ठीक है, और जो तीसरा है वो है शाह आलम टू, मतलब सेकंड शाह आलम।
याद रहेगा सबको? ये तीनों रूलर्स के बीच, 3 इंडियन रूलर्स एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। फिर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया था इस युद्ध में। जो विनर है, विनर कौन है? वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का डोमिनेंसी और भी ज़्यादा बढ़ गया था, और लगभग पूरे देश में ही इनका जो शासन था, ब्रिटिश राज शासन, वो हो चुका था। मतलब इनको एक तरीके से फ्री का लटारी मिल गया था। ठीक है, जो मतलब ये फिर अपना शुरू कर दिया था, अपना मन मर्जी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया रैन बिटवीन व्हिच टू स्टेशंस। भारत में जो पहला पैसेंजर ट्रेन, यात्रीवाही ट्रेन जो चला था, वो कौन से दो स्टेशन के बीच चला था? तो वो है मुंबई टू थाने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मुंबई टू थाने। और ये जो ट्रेन था, इस ट्रेन के बारे में कुछ फैक्ट्स आप सबको पता होना चाहिए। जो ये ट्रेन था, ये चला था कौन से साल में? ये चला था 1825। 1825, और डेट कौन सा था? वो है सितंबर सितंबर 27। और ये एक स्टीम पावर्ड पब्लिक पैसेंजर ट्रेन था। ठीक है, स्टीम पावर्ड पब्लिक पैसेंजर ट्रेन। और इसके अलावा ये जो ट्रेन था, ये टोटल 34 किलोमीटर, ये मुंबई टू थाने का जो डिस्टेंस था, ये था उस टाइम पर जो जितना चला था वो था 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर चला था। ठीक है। और जो ये ट्रेन चलाने के लिए टोटल 3 स्टीम लोकोमोटिव का यूज़ हुआ था। तो 3 स्टीम लोकोमोटिव। ठीक है, 3 स्टीम लोकोमोटिव का यूज़ हुआ था। तो इसका नाम क्या क्या था? ये तीनों लोकोमोटिव का नाम, ये तीनों लोकोमोटिव का नाम था साहिब, सिंध और सुल्तान। ठीक है, साहिब, सिंध, सुल्तान, ये तीनों लोकोमोटिव स्टीम लोकोमोटिव नाम था। और टोटल 14 बॉगी था। ठीक है, 14 बॉगी जो ट्रेन का कोच होता है, तो वो टोटल 14 था। ठीक है, तो 14 कोचेस। और ये टोटल 400 लोग, मतलब उस टाइम पर टोटल 400 पैसेंजर को कैरी किया था। ओके, इतने सारे फैक्ट्स हैं, याद रहेगा, नोट कर लेना अगर पता नहीं है तो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद, इंडियन रेलवेज वाज फाउंडेड इन व्हिच ईयर। भारतीय रेलवे का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये है 1853। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1853 में हुआ था। और इसके साथ साथ आप ये भी याद रख लो कि जो फादर ऑफ इंडियन रेलवे है, वो कौन है? फादर ऑफ इंडियन रेलवे,
फादर ऑफ इंडियन रेलवे कहा जाता है लॉर्ड डालहौसी को। ओके, याद रहेगा सबका। चलो नेक्स्ट। ओके, तो आज के क्लास का क्वेश्चन खत्म हो चुका है। टोटल 20 क्वेश्चन था। आप सभी को इस क्लास को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा खुश रहना, आप सब सेफ रहना और अच्छे से खाते पीते रहना। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई भी अच्छे तरीके से करते रहना। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक करना और शेयर भी कर देना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जो भी और जब भी कोई भी क्लास आप सबके लिए लेके आओ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चले आएगा। और कमेंट कर देना कि आप सबको ये क्लास कैसा लगा, और अगर कुछ भी मुझे सजेशंस देना है आप सबको तो वो सारे आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। मैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलूँगा। आप सबके लिए जाते जाते आप सबके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन कि डिफ़िकल्ट रोड्स लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। आपके जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो, वो वहाँ तक का जो सफ़र है आपका, वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप सबको कभी हार नहीं मानना है। क्योंकि अगर रास्ते पर सामने दिक्कत नहीं आएगा तो आप सीख नहीं पाएंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। और यहाँ से इस सफ़र से जो सीख आपको मिलेगा वो आपके साथ में हमेशा रहेगा, और आप भविष्य में भी किसी और को सिखा पाएंगे। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव रहिएगा, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचने का। मेहनत करेंगे तो ही सफल होंगे, मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। तो चलिए, मैं आज का इस क्लास से विदा लेता हूँ। अगर आप सबको पीडीएफ चाहिए इस क्लास का, जो भी मैं क्लास लेके आता हूँ, तो अगर पीडीएफ चाहिए आप सबको तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। डिस्क्रिप्शन चेक करके आप टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हो। इसी नंबर है टेलीग्राम चैनल, और उस चैनल पर मैं पीडीएफ के अलावा भी क्विज़ लेकर आऊँगा, और कोई भी अपडेट्स अगर मुझे देना है तो मैं आप सबको दे दूँगा। चलिए, आप सब अपना ध्यान रखना। महादेव आप सभी का मंगल करे। हर हर महादेव, जय श्री राम।